अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुबशिर अहमद। आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। डाइलेक्ट्रिक मींस दैट के पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने सेकंड चैप्टर में, इसी बुक के सेकंड चैप्टर में हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया और कैपेसिटर के केस में हमने देखा कि हम एक कैपेसिटर को अगर हमने फुली चार्ज करना है तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी। मींस दैट कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक बैटरी के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है, तो इस बैटरी को कितनी एनर्जी चाहिए, ये कितना वर्क डन चाहिए कि इसको कितना वर्क डन करे कि इस कैपेसिटर को फुली चार्ज कर सके। तो वो एक्सप्रेशन था W इज इक्वल टू 1/2CV²। हियर C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल। तो हम डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की, तो हम इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इस बैटरी को कितना वर्क डन चाहिए कि इस जो कैपेसिटर है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसको स्टोर कर सके, इसको चार्ज कर सके। तो हम एक कैपेसिटर लेते हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, ये कैपेसिटर के चार्जेस है। ये जो है अगर हम एक कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर या डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पोलराइज हो जाती है। मींस दैट कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे और यहां पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। हमने यहां पे कैपेसिटर लिया, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। Here epsilon r is the dielectric constant। तो हमने देखना है कि इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू दिस केस। यहां पे जो कैपेसिटेंस थी वो C वैक्यूम था, लेकिन यहां पे जो कैपेसिटेंस है हमने कहा कि यहां से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई, तो यहां पे कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कैसे हुई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन r C वैक्यूम। मींस दैट कि यहां पे जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन r टाइम मींस दैट के इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम जो है वो इंक्रीज हुई। ठीक है, जब यहां पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई, कैसे इंक्रीज हुई, ड्यू टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की वजह से यहां पे बाउंड चार्ज अपीयर हुए और बाउंड चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हुआ। कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस केस यहां पे इंक्रीज हुई और पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस केस यहां पे डिक्रीज हुई। तो पोटेंशियल कितनी डिक्रीज हुई वो भी जो है एप्सिलॉन r टाइम जो है डिक्रीज हुई। ठीक है, अब हमने पोलराइजेशन की बात की। पोलराइजेशन में यही है कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पोलराइज हो जाती है। मींस दैट कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अब बाउंड चार्जेस की हमने अभी बात की। मींस दैट कि यहां पे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्जेस है तो इसके इर्द गिर्द जो है ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो मींस दैट हम इसको कह सकते हैं कि ये बाउंड चार्जेस हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो मेन पॉइंट है हमारा कि एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम, कि इस केस में जब हमने कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखा, यहां पे एनर्जी कितनी होगी और यहां पे एनर्जी जो है वो कितनी होगी। यहां पे एनर्जी हमने देखना है कि ये ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, देखें, जब हमने एक कैपेसिटर लिया, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, यहां पे जो है वो पोलराइजेशन हुई। पोलराइजेशन की वजह से बाउंड चार्जेस अपीयर हुए। बाउंड चार्जेस की वजह से यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। यहां पे पहले पोटेंशियल था V, जब हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था, लेकिन यहां पे पोटेंशियल है V वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन r।
मीन्स कि यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो एक बैटरी को उतना ही वर्क करना पड़ेगा कि हमारी जो कैपेसिटेंस है दोबारा उसी पोटेंशियल पे आ जाए। मीन्स दैट कि यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, तो इस बैटरी को मजीद वर्क डन करना पड़ेगा कि हमारा जो यहां पे जो पोटेंशियल है वो इसी पोटेंशियल के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो मीन्स दैट कि यहां पे एनर्जी जो है ये इंक्रीज होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि यहां पे एनर्जी जो है ये इंक्रीज होगी, और कैसे इंक्रीज होगी मैंने अभी बता दिया आपको। अब हम सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि एनर्जी स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे पास थी W इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर ओवर एप्सिलॉन आर ओवर ई स्क्वायर ओवर डी टॉप। ये एनर्जी तब स्टोर थी कि जब हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जब हम यहां पे डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर देंगे तो फिर हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होगी। ये देखिए, मैंने यहां पे डाई इलेक्ट्रिक जो है उसको प्लेस कर दिया, मीन्स दैट कि इसके विद रिस्पेक्ट हमारी जहां पे एनर्जी है वो इंक्रीज हुई। कितने टाइम? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम इंक्रीज हो गई। यहां पे हम दो तीन एक्सप्रेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि हम इससे पिछले वाले टॉपिक में पर आए हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है डी की। डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा। मींस कि डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा यहां पे एप्सिलॉन। तो प्रोपोर्शनैलिटी जब हम खत्म करेंगे, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक्सप्रेशन हमारे आया कहां से? हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पी। हियर पी इज द ससेप्टिबिलिटी, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट दिस। यहां से हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ई को अगर निकालें, कॉमन कर लें, तो हमारे पास आएगा कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का। ठीक है, ये हमारे पास साथ डी है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। हमने इस एक्सप्रेशन को अज्यूम कर लेना है कि ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन आर के इक्वल। तो हमारे पास डी जो है यहां पे एप्सिलॉन ओवर ई के इक्वल आ जाएगा। एक और हम यहां से एक सॉल्यूशन हम लिखेंगे, वो ये है, इसी टर्म का हम यूज करेंगे। किसके इक्वल हमने लिखी? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अगर हम यहां से यहां से एप्सिलॉन नॉट को खत्म करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट। ये ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट होता है। तो हमने देखा कि ये जो ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट है ये इक्वल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन यहां से आ गया एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम यहां से यही एक्सप्रेशन यूज करके अपनी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हम एनर्जी निकालेंगे कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी कि हमारा जो पोटेंशियल है दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए जो पोजीशन हमारे विदाउट डाइलेक्ट्रिक थी। तो W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन आर। हम इसको भी बाहर निकालेंगे और हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर डी टॉप। हमने यहां से देखा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन आर
ये किसके इक्वल है? अगर वहां से देखें तो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन आर इक्वल है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन आर ओवर एप्सिलॉन आर किसके इक्वल है? सिंपल एप्सिलॉन के। तो यहां से हम अगर इसकी जगह सिंपल एप्सिलॉन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और इस एप्सिलॉन को हम इंटीग्रेशन के अंदर ले आएंगे तो वो हमारे पास होगा एप्सिलॉन ओवर ई स्क्वायर डी टॉप। तो हमने देखा कि डाइइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के और साथ एप्सिलॉन के इक्वल है। तो यहां से हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो हमारे पास होगा W इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल एक, हमारे पास हम ये ले लेंगे और इसका स्क्वायर है तो मीन दैट कि एक ही हम यहां से लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये एक्सप्रेशन यहां पे पुट कर देंगे, मीन दैट कि D डॉट E हमारे पास यहां पे आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने एप्सिलॉन ई स्क्वायर था ना, तो हमने एप्सिलॉन ई और साथ ई डॉट को हमने ले लिया तो एप्सिलॉन ई किसके इक्वल है? डी के, तो हमने यहां पे डी को पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है एनर्जी जो कि एक कैपेसिटर सॉरी एक बैटरी को चाहिए कि वो अपने कैपेसिटर को उतना ही चार्ज कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक जितना हमारे पास विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक है। ये हमारे पास वो एनर्जी आ गई। तो हम इस एनर्जी को अब हमने प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ फार्मूला जो है उसको देखेंगे। हमने देखना है कि ये हमारे पास जो है एक डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इन्फिनिटी पे जो है ये चार्जेस पड़े हुए हैं, इन्फिनिटी पे जो है चार्ज पड़े हैं, फ्री चार्ज पड़े हुए हैं। इसको हम कह सकते हैं रो एफ, मीन दैट के फ्री चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं इसको। जब हम इस फ्री चार्ज डेंसिटी को इन्फिनिटी से डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर लेके आएंगे तो इनकी जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो डेल रो एफ हो जाएगी। पहले रो एफ थी और इसको हमने चेंज कर दिया, डेल रो एफ से इंक्रीज हो गई। जो चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के लिए तो वो डियर स्टूडेंट्स मीन्स होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गई। अब इस केस में जो वर्क डन है वो क्या होगा? हम इसी इक्वेशन को जो है वो प्रूव कर रहे हैं, हमने इसी को ही प्रूव करना है। प्रूव तो हमने अब देखना है कि यहां पे जो वर्क डन है वो क्या होगा। वर्क डन हम इस केस में लिखेंगे कि जो डेल डब्ल्यू है वो इक्वल है इंटीग्रल डेल रो एफ वी डी टॉर्क इक्वल। हमने ये एक्सप्रेशन लिखा कैसे? हमने ये एक्सप्रेशन ऐसे निकाला कि डी क्यू वी डी टॉर्क, ये है हमने एक्सप्रेशन यहां पे लिखा। फिर V इज द पोटेंशियल, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में, इसी बुक के सेकंड चैप्टर में देखा था कि जब हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि अगेंस्ट उसके ऊपर कोई भी आगे जो पड़ा हुआ है कोई भी चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट चार्ज के लिए वहां पे पोटेंशियल कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब हम दूसरे चार्जेस लेके आएंगे तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो हमने उसी पोटेंशियल को करना है, उसका होल इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। यहां पे हमने ये इक्वेशन को यूज करना है। तो यहां पे डेल क्यू किसके इक्वल है? डेल रो एफ के, और वी पोटेंशियल दिस एंड दिस हमारे पास रो डीटा आएगा। अब अगर हम बात करें गाउसीज लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक की तो वो हमारे पास होता है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। अगर हम ये डेल लें, चेंज लें इनका, तो हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू डेल रो एफ हो जाएगा। तो अगर हम इस डेल को बाहर निकालें और चेंज को डी के साथ लिख लें तो हमारे पास डेल आ जाएगा डेल डी इज इक्वल टू डेल रो एफ। अब हम रो एफ को इस यहां पे प्लेस कर देंगे। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल डॉट डेल डी
साथ v पोटेंशियल और साथ d टाउ आ जाएगा। यहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो ये है कि डेल डॉट डेल डी और साथ v, ये डेल जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर डेल इसके साथ होगा, तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कि डेल डॉट डेल डी v, ये पहले हमने डेल इसके साथ किया और फिर हमने इसको इसके साथ किया और साथ क्या आ जाएगा प्लस, तो डेल डी प्लस डेल, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहां, इसको हम यहां पे लिख लेंगे, सॉरी हमारे पास डेल बी आ जाएगा, ये डेल इस तरह आएगा ये वाला, ठीक है। तो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा डेल डॉट डेल डी वी प्लस, यहां पे जो है डाइवर्जेंस पोटेंशियल है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस ई के इक्वल होगा। हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई के इक्वल होगा, तो यहां पे माइनस ई हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा डेल डी ई आ जाएगा, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। और यही जो डेल डी है अगर हम यहां पे ला दें इसको, तो डेल डॉट डेल डी और साथ वी, और ये माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, डेल डी और ई आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसी टर्म के, मीन है कि डेल डॉट डेल डी और साथ v के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पे देखें ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, हम इस टर्म पे सॉरी इस टर्म को हम इसके इक्वल लिख लेंगे। अब हम यहां पे कर लेते हैं इसको, हमने क्या करना है, इस टर्म में जो ये इस इक्वेशन में जो ये टर्म है इसको हम इसके इक्वल लिख लेंगे, तो हमारे पास आएगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट डेल डी वी प्लस डेल डी ई, और साथ हमारे पास इस होल का क्या आएगा डीटा, ठीक है। अब हम इस वाले मटेरियल को हम मीन के इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा डेल डॉट डेल डी वी और साथ डी टा आ जाएगा प्लस इंटीग्रल डेल डी ई और साथ डी टा आ जाएगा, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहां पे डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना है, क्योंकि यहां पे ये जो है इस वाले मटेरियल को हमें सरफेस इंटीग्रल के साथ रिप्लेस करना है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या बताता है कि इंटीग्रल डेल डॉट किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल होता है उस वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल से। तो हम इसी तरह देखें कि ये डेल डॉट ये एक वेक्टर है, हम इसको सरफेस इंटीग्रल में इस तरह रिप्लेस कर देंगे, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ये v मीन है कि डेल डी और साथ v और साथ डी आ जाएगा प्लस इंटीग्रल डेल डी ई डी टा आ जाएगा। यहां पे हमारे पास एक आ गया सरफेस इंटीग्रल, एक हमारे पास आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हमने यहां से ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको क्या करना है, खत्म करना है। इसको खत्म करना है क्योंकि हमने वो पॉइंट लेना है कि जहां पे ये एक टर्म जो है ये कंट्रीब्यूट करे। तो हम इसको खत्म करने के लिए जो है वो यूज करते हैं एक्सप्रेशंस। मीन्स है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, यहां पे देखें जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो होल स्फीयर के ऊपर जो है इंटीग्रेट होगा, सरफेस इंटीग्रल जो है ये बाउंड्रीज पे जो है इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो इस टर्म में
दोनों टर्म, सॉरी, इस केस में दोनों टर्म जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर हम इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो रेडियस है, इसको हम मजीद इंक्रीज कर लेते हैं, तो यहां पे भी देखा जाए तो दोनों टर्म जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हमने फिर सोचा कि एक पॉइंट है कि जिस पे हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है वो 0 हो सकता है, तो वो पॉइंट है r अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी पे जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 होता है। तो यहां से अगर हम इंफिनिटी को लेंगे, ये तो टर्म कंट्रीब्यूट करेंगे ना इंफिनिटी पे भी, लेकिन ये टर्म जो है रिड्यूस हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी डेल डी ई डी टॉप। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो इसके इक्वल होगा। हमने क्या किया कि हमने एक वर्क डन, हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर को हमने क्या किया, उसका हमने पहले रेडियस आर लिया, फिर हमने उसका रेडियस इंक्रीज किया, लेकिन हम इन्फिनिटी पे रेडियस ले गए तो हमने देखा कि हमारे पास इन्फिनिटी पे जो वॉल्यूम है वो 0 हो रहा है और पोटेंशियल 0 हो रहा है। तो हमने देखा इस टर्म को हमने इन्फिनिटी पे पॉइंट पे ले गए, तो इस टर्म को हमने 0 के इक्वल रख दिया, क्योंकि ये मतलब कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो यहां पे कुछ जो करेक्शंस हैं वो ये हैं, ठीक है। अब हमने ये तो हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास एनर्जी है, मींस कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए वो हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ हम बात करें लीनियर डाइलेक्ट्रिक की, उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। लीनियर डाइलेक्ट्रिक की बात अगर हम करें तो हमारे पास जो है वो डी किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन ई के। किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन ई के। हम बात करें लीनियर डाइलेक्ट्रिक की, तो हमने एक रिजल्ट यहां पे लिखना है। रिजल्ट हमने ये लिखना है कि यहां पे हम वैल्यूज पुट कर सकें। ये रिजल्ट हम खुद अज्यूम कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर सके कि हमारे पास वही टर्म आ जाए जो हमने प्रूव करनी थी। वो टर्म यही थी कि जब हमने यहां पे लिखा था, वो टर्म थी वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल डी डॉट ई डी टॉप। ये टर्म हमने क्या करनी थी, प्रूव। तो हम इस रिजल्ट से हम ये टर्म को प्रूव कर सकेंगे। तो रिजल्ट ये है, वो है 1/2 एप्सिलॉन डी डॉट ई, ठीक है। सॉरी, यहां पे डेल आएगा, डेल डॉट ये एक्सप्रेशन है। तो 1/2 डेल डी की वैल्यू अगर पुट करें तो एप्सिलॉन ई हो जाएगा और ये ई साथ मिलकर स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन यहां पे आ जाएगा। तो ये डेल का मतलब होता है चेंज, रिजल्ट के डेरिवेटिव। तो अगर हम ई का डेरिवेटिव लें, इसको लिखें इस तरह, इसका डेरिवेटिव लें तो 1/2 एप्सिलॉन 2 ई और साथ डी ई आ जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ रही होगी कि अगर हम इसका मतलब के डेरिवेटिव लें 2e आ जाएगा और साथ फिर बेस का जो है ये डेरिवेटिव आ जाएगा। हमने यहां पे किया है तो 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एप्सिलॉन ई और साथ डेल ई। तो हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, एप्सिलॉन हमने इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, मींस कि इसका डेल लिखें, तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन डेल ई। तो एप्सिलॉन डेल ई है, यहां पे हम डेल ई भी लिख सकते हैं, ई डेल डी, सॉरी डेल डी हम लिख सकते हैं। तो यहां पे देखें कि डेल डी डॉट ई, यहां पे डेल डी डॉट ई है, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखें इसकी वैल्यू हमने इस टर्म से, इस रिजल्ट से निकाली। तो मीन्स दैट कि ये जो है ये इक्वल है किसके, ई डॉट डेल डी के। तो यहां पे इसके इक्वल है, तो हमारे पास आएगा 1/2
डेल 1/2 डेल डी डॉट ई, वो हमने एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहां पे, इंटीग्रल और साथ डी टा आ जाएगा। अब हम ये इंटीग्रल को ये डेल को इस डेल के साथ कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल डी डॉट ई इज डी टा के इक्वल आ जाएगा। तो हमने ये टर्म देखें और ये टर्म देखें कि हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ये टर्म्स है एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो हमने यहां पे लिखी थी और हमने इसको प्रूव कर लिया था ऐसे। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है। हमने सबसे पहले बात की कैपेसिटर की, कैपेसिटर के बाद हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, तब हमने देखा कि वहां पे जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। हम बात कर रहे थे एनर्जी की, तो हम उस पोटेंशियल, उस केस में अगर हम एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है फिर हो सकता है कि उसी फाइनल पोजीशन पे चला जाए। तो मीन्स दैट कि उस केस में मीन्स दैट जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया हुआ है तो उस केस में एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट हमने बात की थी एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो हमने लिखा एक्सप्रेशन यहाँ पे। पहले तो हमने लिखा कि वहां पर डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो हमने एप्सिलॉन आर भी साथ लिख दिया। फिर हमने उस एक्सप्रेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया। हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे ताकि इस लेक्चर को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सके। उसके बाद हमने निकाली ये इक्वेशन, ये जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम की एनर्जी है। यहाँ पे यहां तक हमने कर लिया था, लेकिन फिर हमने प्रूफ देखा कि क्या वाकई हम इस तरह इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमने प्रूफ कैसे देखा कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, डाइलेक्ट्रिक हमने इन्फिनिटी चार्जेस लिए, इन्फिनिटी चार्जेस को हम इन्फिनिटी से जब हम उस डाइलेक्ट्रिक के करीब लाएंगे तो हमारे पास जो डेल रो एफ है वो चेंज हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल जो है फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इन डिटेल डिस्कस किया किसको, गाज़ीज़ लॉ इन डाइलेक्ट्रिक को, गाज़ी लॉ इन डाइलेक्ट्रिक को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये सारी कैलकुलेशन की और हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एनर्जी है डाइलेक्ट्रिक सिस्टम की किसी भी कैपेसिटर के। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। सो अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।